हमने सरकार से मांग की थी कि जो 27,000 स्कूल आप बंद कर रहे हैं आप हमें दीजिए। हमें आपसे कोई अनुदान नहीं चाहिए, आपसे पैसा नहीं चाहिए, आपसे शिक्षक नहीं चाहिए, आपसे उन बिल्डिंगों के रखरखाव का पैसा भी नहीं चाहिए। हम खुद उनको चला लेंगे और अपने पढ़े लिखे बच्चों को उसमें लगाकर सरकार की हम बुराई कर रहे हैं। बिल्कुल सरकार है उनकी, आप करे जाओ, लेकिन भाई इसका समाधान क्या है हमें उस पर भी चर्चा करनी चाहिए। लोग क्यों उनके साथ इकट्ठे हुए, यही तो विचारणीय विषय है। हम विभिन्न पार्टियों के लोग यहां बैठे हैं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, आप मेरी बात को अन्यथा ना ले, लेकिन समाज को, इस देश को आने वाले समय में, हमारी पीढ़ियों को आने वाले समय में कौन आदमी लीड कर सकता है, कौन आदमी हमारे हक और हकूक की लड़ाई लड़ सकता है, हमें उसका साथ देना चाहिए। तो वो कितनी है? वैसे तो 40 से 45% के बीच में आती है। मंडल कमीशन की मैं अगर बात करूं तो वहां 52% भी बताते हैं। अगर हमें 2006 के एनएसओ और एनएससी 360 के सर्वे पे आऊं तो 41 से 45% भी आती है। लेकिन दुख ये बड़ा ये है, बड़ी तादाद में इस समाज के होते हुए भी मुट्ठी भर लोग, जिन्हें हम 15% का दर्जा देते हैं हिंदुस्तान में, जो हिंदुस्तान की सत्ता पे राज कर रहे हैं, उनके क्षणिक विरोध से, उनके थोड़े से सड़कों पे आने से सुप्रीम कोर्ट को मजबूर होकर यह बिल ठंडे बस्ते में डालना पड़ा। आखिर ऐसी क्या वजह रही कि ओबीसी समाज जो 51-52% है वो सड़कों पे नहीं आया? वो नेता जिनकी हम चाटुकारिता करते हैं, जिनके हम पार्टी में काम करते हैं, जो पीडीआई का नारा देते हैं, वो सड़कों पे क्यों नहीं आए? और सबसे बड़ी शर्म की मेरे यह बात है कि हमारी किसान यूनियन हिंदू, उनमें सबसे ज्यादा ओबीसी के लोग हैं। आज तक किसी भी किसान यूनियन ने इस बिल के समर्थन में कोई अपना वक्तव्य या कोई सड़क पे नहीं आया। या नहीं दोस्तों, मैं ताली नहीं चाहूंगा। ताली हमेशा बाजीगर के लिए बजती है जो चमत्कार करता है। मैं यहां एक गंभीर विषय पे बात कर रहा हूं, आपको यह बड़ी गहराई से इसको सोचना पड़ेगा। आप सोचिए ना, आप किन के लिए काम कर रहे हैं? ओबीसी समाज को कहां जा दिया? हिंदू राष्ट्र बना के रहूंगा, सनातन धर्म बना के रहूंगा। कई लाख लोग हमारे कमर लेके आ रहे हैं, लेकिन किसी ने उनको यह नहीं जगाया कि तुम्हारे हकों के ऊपर डाका डाला जा रहा है। इस समाज की लड़ाई आखिर लड़ कौन रहा है? क्योंकि माननीय चंद्रशेखर आजाद जी ने एक मुद्दा बड़ी जोर शोर से संसद में उठाया था कि हिंदुस्तान के अंदर संविधान की पढ़ाई अनिवार्य होनी चाहिए। क्यों? जब तक हमारे बच्चे संविधान के बारे में, अपने हक और अधिकार के बारे में नहीं जानेंगे तो उन्हें क्या पता लगेगा? इस सरकार ने तो उनको 2 GB डाटा में रखा के रख लिया, ऐसे चस्के लगा दिए कि बच्चा अपने रिश्ते नाते सब कुछ भूल गया। और तो और अगर हमारे SC ST माइनॉरिटी के लोग थोड़ा बहुत पढ़ भी लेते थे तो हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर 27,000 स्कूल इस सरकार ने बंद करके रख दिए। आखिर क्यों? क्यों इसके लिए कोई किसी से जवाब नहीं मांग रहा है। ये सभी के लिए विषय है। हमने सरकार से मांग की थी कि जो 27,000 स्कूल आप बंद कर रहे हैं आप हमें दीजिए। हमें आपसे कोई अनुदान नहीं चाहिए, आपसे पैसा नहीं चाहिए, आपसे शिक्षक नहीं चाहिए, आपसे उन बिल्डिंगों के रखरखाव का पैसा भी नहीं चाहिए। हम खुद उनको चला लेंगे और अपने पढ़े लिखे बच्चों को उसमें लगाकर अपनी पीढ़ियों को हम साक्षर कर देंगे। लेकिन ये सरकार नहीं चाहती कि लोग साक्षर हों, क्योंकि जो साक्षर होगा, जो शिक्षा ग्रहण करेगा, वो सवाल भी करेगा, और जब सवाल करेगा तो इन सरकारों को जवाब देना
बहुत मुश्किल है, वो जवाब नहीं दे पाएंगे। बाबा भीमराव अंबेडकर जी की अगर आप जीवनी पढ़ें, पढ़नी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो एससी समाज के थे, जो बड़े लोग हैं, जो धर्मगुरु हैं, समाज के जो संचेतक रहे हैं, हम उनकी जीवनियों को अवश्य पढ़ना चाहिए कि उन्होंने कितने कष्टों से निकल के किस किस तरह के उन्होंने अपनी शिक्षा पाई है। तो यहां अब विषय यह है कि हम काफी देर से 1-1.5 घंटे से चर्चा कर रहे हैं, लेकिन समाधान की बात अभी तक किसी ने नहीं की। भाई आखिर इसका समाधान क्या है? भाई हमें समाधान पे भी तो बात करनी चाहिए। सरकार की हम बुराई कर रहे हैं, बिल्कुल सरकार है उनकी, आप करे जाओ, लेकिन भाई इसका समाधान क्या है, हमें उस पर भी चर्चा करनी चाहिए। आप ये बताओ बड़ी ईमानदारी से, जब ये बिल लाया गया और जब ये बिल वापस हुआ तो इसका सबसे पहले विरोध किस आदमी ने किया? उस आदमी का नाम है चंद्रशेखर आजाद, जिसने सड़क से लेकर संसद तक अपनी हर एक मीटिंग में, हर एक जनसभा में इस बिल का विरोध किया कि ये वापस ना किया जाए, ये लागू होना चाहिए। हम लोग क्यों उनके साथ इकट्ठे हुए? यही तो विचारणीय विषय है। हम विभिन्न पार्टियों के लोग यहां बैठे हैं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, आप मेरी बात को अन्यथा ना ले, लेकिन समाज को, इस देश को आने वाले समय में, हमारी पीढ़ियों को आने वाले समय में कौन आदमी लीड कर सकता है, कौन आदमी हमारे हक और हकूक की लड़ाई लड़ सकता है, हमें उसका साथ देना चाहिए। और आज की निगाह में अगर देखा जाए तो चंद्रशेखर आजाद से बढ़िया नेता इस हिंदुस्तान की जमीन पर नहीं है। मैं तो उनको अवतारी पुरुष मानता हूं, हालांकि वो मेरे बेटे की उम्र के समान का है। मैं एक आर्मी अफसर हूं, मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा बेटा भी एयरफोर्स में विंग कमांडर है, मेरे फादर भी कैप्टन हैं, 95 साल के हैं। मैं भी उनकी आवाज़ सुन के, उनकी बात सुन के और उनसे प्रभावित होके और अपना बिजनेस छोड़ के जितना मुझे टाइम मिलता है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा चंद्रशेखर आजाद जी को टाइम देता हूँ। तो अगर आप लोग इस तरह की धारणा, इस तरह नेताओं के पीछे लगेंगे, देखो योगी, मोदी या वर्तमान सरकार, इनको आप कोसते रहो, कुछ नहीं होने वाला। व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए तो कुछ कड़े निर्णय लेने होते हैं। यह नहीं कि टिकट जाट को मिल गया, जाट लोग भी उसके साथ होगी, टिकट किसी सैनी समाज को मिल गया तो उसके साथ होगी। यहां सबसे बड़ी जो बात काम करती है, वो करती है पार्टी की विचारधारा, कि इस पार्टी की विचारधारा क्या है। आज बताओ ओबी समाज के कितने लोग भारतीय जनता पार्टी में नहीं है? वो क्यों नहीं आवाज उठा रहे, वो क्यों नहीं बोल रहे? उसका कारण एक ही है कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा हमारे फेवर में है ही नहीं। वो लोग अपने क्षणिक सुख के लिए, क्षणिक सत्ता के लिए उनके गुलाम, उनके चाटुकार, उनके तलवे चाटने वाले बन करके रह गए। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, मेरे अलावा वक्ता और भी हैं। तो आज इस बिल के साथ साथ हमें यहां विचार भी करना है कि हमारे बीच में नेता कैसा हो। आप बताइए, अभी पिछले दिनों काफी घटनाएं उत्तर प्रदेश में हुई हैं, चाहे वह एससी समाज में हो, चाहे वह पाल समाज में हो, चाहे वह कश्यप समाज में हो, या किसी भी समाज में हो। बताइए कौन नेता निकल के अपने घर से गया है? माननीय चंद्रशेखर आजाद जी दिल्ली से चलते हैं, उनको गाजीपुर में रोकने का काम किया जाता है, लेकिन फिर भी वो अपने मकसद में काम होके जगह तक पहुंचते हैं। तो मैं सिर्फ ये कहूंगा कि आज इकट्ठे होने का मतलब खाली यूजीसी पर चर्चा का विषय नहीं है। हमें अपने गिरबान में भी झांकना चाहिए कि हम आने वाली पीढ़ियों में और अपने जो हमारी भविष्य की फसल है, हम उसके लिए क्या छोड़ करके जाने वाले हैं। क्योंकि आने वाली पीढ़ी अगर हम ऐसी लगे रहे तो हमें माफ़ नहीं करेंगी और यही कहेंगे हमारे बुजुर्ग पता नहीं क्या करते रहे। मैं ज़्यादा न कह के मैं अपने शब्दों को यहीं विराम दूंगा। अगर मेरे मुंह से कोई